This is the new video with reference to the historical account. We are discussing second module, agriculture sector of Pakistan, and in which the topic we are discussing is historical account. उसमें हम जो एरिया डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ कलोनियलिज्म, कि ब्रिटिश रूलर्स का क्या इम्पैक्ट था ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर पर्टिकुलरली। और फिर वो इम्पैक्ट में हमने डिस्कस किया था कि दे ब्रॉट 3 इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इफ़ यू क्विकली रिकॉल। वन वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, second was the establishment of a legal system to support, and third was establishment of an efficient government for execution of these 2 institutional changes and other security and protection of other rights they were given to peasants and tenants as well. So ये जो 3 big institutional changes थे ब्रिटिश रूलर्स के टाइम पे आए एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया in transformation of agriculture sector from backwardness to modernization or in the form of a growing sector of the economy. और आज जो है हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि ब्रिटिश रूलर्स का इस रीजन में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इम्पैक्ट रहा while discussing the different steps taken by the British rulers for this specific sector. We'll see what steps they have taken and what are the consequences and results of those steps. So besides 3 institutional changes, British rulers ने जो different steps take up किए, they had a very important role in agriculture sector, उसकी मॉडर्नाइजेशन में, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन दैट टाइम पीरियड, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। तो इसके अलावा जो स्टेप्स थे हम आज वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, दे हैड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी टैक्स। उससे पहले मॉनेटरी टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। दे हैड इंट्रोड्यूस द मॉनेटरी टैक्स ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल लैंड over the peasants, tenants or cultivators, whoever is responsible. So monetary tax जो है वो institution उसका नया concept दिया, और ये जो monetary tax था ये cultivators को फैलो लैंड यानी बंजर ज़मीन पे भी देना पड़ता था और कल्टिवेटेड लैंड पे भी देना पड़ता था, जो कि एक मतलब अनफेयर बात थी। लेटर ऑन दे हैव टेकन अप द टैक्स फ्रॉम द फैलो लैंड, पर इनिशियली जब इसको उन्होंने लॉन्च किया या इस्टेब्लिश किया मॉनेटरी टैक्स के कॉन्सेप्ट को, तो जो टैक्स था वो दोनों तरह की ज़मीन पे अप्लाई होता था, फैलो लैंड पे भी और कल्टिवेटेड लैंड पे भी। सेकेंड इज़ एग्रीकल्चरल कमर्शलाइजेशन। उससे पहले अगर हम मुग़ल टाइम पीरियड या प्री कॉलोनियल टाइम को डिस्कस करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज ऑलमोस्ट आइसोलेटेड, उसकी कमर्शलाइजेशन नहीं थी। कमर्शलाइजेशन स्टार्टेड विद 2-3 main steps. One was the introduction of monetary tax and then emergence of market. Once the cultivator has to pay tax on the crop or the product, तो वो उनके लिए कंपल्सरी हो गया कि वो उस प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केट में लेकर आएँ। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केट्स इमर्ज हुई और ताकि वो टैक्स पेइंग जो है वो आसान हो जाए। तो इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट was the important step towards agricultural commercialization, and they were bound to sell that product in their product in the agricultural market for tax paying, for other factors and for record keeping. तो agricultural commercialization जो है वो start हो गई due to these steps, and you could say in the time of British rulers। 1885 के बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी रीशेपिंग हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कैनाल्स का भी है, विच स्टार्टेड इन लेट 1870s और फिर 1885 में। तो ग्रेजुअली ऑल्दो ये जो प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कैनाल्स था दैट वाज स्प्रेडेड और टेकन अप बाय द ब्रिटिश एम्पायर फॉर द होल इंडिया, बट इसका जो फोकस था, ये एम्फसिस था, दैट वाज पंजाब।
सो पंजाब में इस प्रोसेस बहुत क्विकली हुआ और 10 सालों में पंजाब की जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो 7 फोल्ड इंक्रीज़ हो गई और अराउंड हाफ ऑफ द एरिया वाज इरिगेटेड बाय दिस कैनाल वाटर। और उसके बाद अगले 10 से 15 सालों में और अगले दो जो हैं वो डिकेड्स में यहाँ जो 80% लैंड थी दैट वाज इरिगेटेड बाय दोज canals built by the British Empire. Then another important step which we had discussed in the last video as well, the process or the establishment of private property or proprietary rights were given to the self cultivators in 1912 and onward. This process spreaded over all India. So ये बहुत important 4 steps थे। अब हम ये देखेंगे कि कलोनियलिज्म में जो स्टेप्स टेकअप किए गए एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका रिजल्ट क्या रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू रिकॉल मुग़ल टाइम पीरियड में जो पिक्चर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की नज़र आती है वो ये शो करती है कि वो एक आइसोलेटेड फार फ्लंग जो है वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है और वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है और वहाँ से रेवेन्यू जो है वो गेन हो जा रहा है। बट बाय टेकिंग अप दीज स्टेप्स in agriculture sector which Britishers have taken up, so there comes greater integration or communication between the rural economy with the rest of the India and finally with the British Empire at the center. क्योंकि उसकी रीज़न है क्योंकि मार्केट्स इमर्ज हुई और मार्केट्स तक प्रोडक्ट आई और वहाँ पे सेल हुई, फिर मॉनेटरी टैक्स का कॉन्सेप्ट हुआ, कैनाल्स बनी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो गई और फिर इस सारे प्रोसेस के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये वो टाइम पीरियड था जब ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। तो उनकी जो रॉ मटेरियल है उससे पहले वो नॉर्थ अमेरिका से लेते थे but having India in their possession, so they had a pressure over the British Empire in India कि यहाँ से जो है वो रॉ मटेरियल की ज़्यादा और क्विक सप्लाई जो है वो हो सके। तो दैट प्रेशर कम्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर और यहाँ पे जो है ना बहुत तेज़ी से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की हमें ग्रोथ नज़र आती है और ये basically this is the process of integration from a rural economy to the British Empire and finally in the center. So integration of rural economy और इसकी isolation जो है एक remote village की तरह की जो far flung area में कहीं हो वो shattered हो गई। So this whole picture seems that how the agricultural sector is turning towards the कैपिटलिस्ट। ये एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो स्टेप्स टेकअप किए गए इसके साथ साथ जो 2 और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। वन वाज इंक्रीज़ इन द क्रॉप्ड एरिया और कल्टिवेटेड एरिया दैट ग्रीव। बहुत सारा एरिया जो फेलो लैंड्स पे था उनको वाटरिंग प्रॉब्लम था या कल्टीवेशन में कोई इश्यूज़ थे, तो कमर्शलाइजेशन ग्राउंड्स पे जाने की वजह से वो एरिया और फिर कैनाल वाटरिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसकी वजह से वो एरियाज़ जो हैं वहाँ पे भी कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई और क्रॉप एरिया बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो फाइनली इंक्रीज़ हुई। देन मार्केटेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उससे पहले बहुत टिपिकल लाइंस पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही थी, तो कमर्शलाइजेशन आने से और इंटीग्रेशन बढ़ने से मार्केटेबल प्रोडक्ट्स जो है उस तरफ ही मूव हुआ। लाइक जब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट किया तो सिंध में कॉटन की कोई प्रोडक्शन नहीं होती थी, बट उसके बाद 1873-74 में 4000 टन्स जो है वो कॉटन प्रोड्यूस हुई सिंध में। और इसी तरह से पंजाब में जो हमारी यूजुअल क्रॉप्स हैं उसके साथ साथ फोकस जो है वो कैश क्रॉप्स की तरफ भी चला गया जिसमें ज़्यादा अर्निंग के चांसेस थे। सो कल्टिवेटेड एरिया बढ़ने के साथ साथ जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू ग्रो था वो भी इंक्रीज़ हुआ। और एक बहुत जो पेनफुल फैक्ट साथ साथ ग्रीव कर रहा था
वो ये था कि जो मॉनेटरी टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। जैसे मैंने बताया आपको, इनिशियली फैलो लैंड पे भी और कल्टीवेटेड लैंड पे भी जो कल्टीवेटर है उसको या जो ऑक्यूपेंट है उसको टैक्स देना था। तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैनी फार्मर्स टू पे टैक्स, सो दे टुक लोन। तो देयर कम्स इमर्जेंस ऑफ डेट मार्केट और क्रेडिट मार्केट एज वेल। सो वो जो लोन्स थे वो दे हैड सम कोलेटरल्स और मॉर्टगेजेस। तो वो प्रॉपर्टी या लैंड जो थे वो मॉर्टगेज में चली गई, और बहुत सारी लैंड जो है वो फाइनली कुछ अरसे के बाद ही ये मनी लेंडर्स, जिनको हम अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे बनिया, तो बनिया जो है हजरात थे उनके पास चली गई, जो कि नॉन एग्रीकल्चरस्ट लोग थे और जो पेइंग द मॉनेटरी टैक्स टू द गवर्नमेंट। इसी वजह से 1890s में 42% लैंड ऑफ द सिंध वाज विद दीज मनी लेंडर्स, उनके पोजेशन में चली गई हुई थी। तो लेटर ऑन जो है वो ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत इस चीज़ को बहुत फील किया कि ये जो लैंड है फाइनली पंजाब में भी और सिंध में भी ड्यू टू दिस स्टेप वो उन लोगों के हाथ में जा रही है दोज आर नॉट एग्रीकल्चरलिस्ट, so that would affect the growth of this sector and finally the output from this sector, which was their dire need to fulfill the food needs of the subcontinent, क्योंकि यहाँ पे population भी बहुत तेज़ी से grow करी थी, and to fulfill the raw material needs of industrial revolution which was going on in the Great Britain at that time। तो इस वजह से उन्होंने 1900 में एक एलिनेशन एक्ट जो है वो लॉन्च किया हुआ। तो फाइनली हम आगे हैं उस पिक्चर में जो 1947 में थी। इन 1947 पंजाब हैड 42% लैंड विद द लैंडलॉर्ड्स और 58% जो थी वो लीज के ऊपर थी। सिंध में ऑलमोस्ट 80% लैंड जो थी वो दैट वाज विद द लैंडलॉर्ड्स। ये सारे जो है ना रीशफलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दिस वाज द पिक्चर ऑफ 1947। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज हमने इसको डिस्कस किया कि क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लिए ब्रिटिश रूलर्स ने और उनके क्या रिज़ल्ट्स थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है इस सेक्टर में। तो असल में हम ये 2 वीडियोज़ जो रिकॉर्ड कर चुके हैं, वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ अ डिबेट दैट वेदर द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान नाउ इज़ ऑन द फ्यूडलिस्टिक लाइंस, फ्यूडलिज्म है या कैपिटलिस्टिक लाइंस है, कैपिटलिज्म है। सो इसको आंसर करने के लिए वी हैड ऑल दिस डिस्कशन कि जो है वो मुग़ल टाइम में या प्री कॉलोनियल टाइम में क्या इनिशियल स्टार्ट था एग्रीकल्चर सेक्टर था, क्या एक पिक्चर थी, और फिर ब्रिटिशर्स आए तो उनका क्या इम्पैक्ट था, क्या ट्रांसफॉर्मेशन थी, क्या स्टेप्स थे जो उन्होंने लिए, जिनकी बुनियाद पे हम फाइनली ये डिसीजन लेंगे कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ कन्वर्ट हो गया या इट इज़ स्टिल ऑन द फ्यूडलिस्टिक लाइंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये कंक्लूजन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिस्टोरिकल अकाउंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।